शादी के बाद अकबर कुछ सामाजिक और कुछ धार्मिक काम करने में लग गया। जैसे पढ़ेंगे 1562 ईस्वी 1562 दास प्रथा का अंत। फिर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। फिर पढ़ेंगे 1564 ईस्वी जजिया कर को समाप्त। यह जजिया कर क्या होता है? यह जजिया कर होता है गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर जो होता है उसे जजिया कर बोला जाता है। यह गैर मुस्लिमों पर लगता है। और जकात जो होता है यह मुस्लिमों पर कर लगता है। तो जजिया कर जो गैर मुस्लिम पर लग रहा था उससे यह क्या किया? समाप्त कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा युद्ध देखेंगे, गोंडवाना का युद्ध। इसमें युद्ध सेनापति रहता अकबर के तरफ से सेनापति आसफ खान, और इसका लड़ाई होता है किससे? दुर्गावती। इस युद्ध में क्या होता है कि जब हारने के कगार पर रहती है तो वो अपने क्या करती है? आत्महत्या, छुरा मारकर आत्महत्या कर लेती है, छुरा मारकर। और उसके बाद देखेंगे एक दास प्रथा का अंत 1562, 1563 तीर्थ यात्रा कर, 1564 जजिया कर को समाप्त किया। गोंडवाना का युद्ध, आसफ खान, दुर्गावती क्या होता है? छुरा मार करके मर जाती है। उसके बाद सती प्रथा का अंत। अगला अभियान चित्तौड़ विजय। यह राजस्थान मेवाड़ पड़ता है। यहाँ का शासक जो होता है राणा उदय सिंह। यही उदय सिंह उदयपुर शहर को बसाया था। उस समय अकबर के तरफ से अकबर का सेनापति जो होता है, अकबर का सेनापति आसफ खान और राणा उदय सिंह का जो होता है वो जयमल और फत्ता। अकबर का सेनापति कौन है? आसफ खान। उदय सिंह का सेनापति जयमल और फत्ता। दोनों में काफी संघर्ष होता है और संघर्ष के बीच में ही उदय सिंह यहाँ से निकलकर पहाड़ों में जाकर छिप जाता है और आसफ खान के साथ जयमल और फत्ता काफी निर्णायक युद्ध लड़ता है, काफी संघर्ष चलता है और वहाँ अकबर जो है जाकर अंत में उसे जीत लेता है। और जीतने के बाद वहाँ का राजा किसको बना देता है? अकबर आसफ खान को बना देता है। अकबर आसफ खान। अकबर इस युद्ध से जयमल और फत्ता पर इतना प्रसन्न होता है कि आज हम देखते हैं आगरा का किला जो है, आगरा के किला के मुख्य द्वार पर हाथी पर बैठा हुआ जयमल और फत्ता का पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति लगाया गया है। किसके सम्मान में? जयमल और फत्ता के सम्मान में। कौन लगवाता है? अकबर। अब यहाँ देखते हैं कि राजपूत शासक कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया है।
राजपूत कभी भी अकबर के सामने या मुगल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, जिसका कुछ हम पढ़े थे पहले कि एक देखते हैं 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303 में उस समय वहां रतन सिंह की विधवा पत्नी, जिसका क्या नाम था, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण नहीं की और जोहर कर ली थी। उसके बाद देखते हैं 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध होता है, उसमें राणा सांगा क्या होता है, मारा जाता है, आत्मसमर्पण नहीं करता है। फिर देखते हैं 8 मार्च 1535, पीछे पढ़े हैं, 8 मार्च 1535 कर्णावती, बहादुर शाह से डरकर कर्णावती क्या करती है कि आत्मसमर्पण नहीं करके जोहर कर लेती है। और फिर 1568 में देखते हैं राणा उदय सिंह। अगला अभियान गुजरात विजय। यह 4 जुलाई 1572 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो गुजरात का शासक होता है वह मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर क्या करता है कि अकबर अपने सेनापति पर युद्ध छोड़कर अकबर अपने सेनापति मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका मिर्जा अजीज कोका को लगभग 5000 घोड़ा के साथ युद्ध करने भेज देता है और वह घूमने निकलता है, जहां वह प्रथम बार जो है समुद्र को देखा और समुद्र का सैर भी किया। वहां पर पुर्तगाली व्यापारियों से मिला भी था। इधर मिर्जा अजीज कोका जो है मुजफ्फर खां तृतीय को हरा देता है। अकबर यहाँ का राजा मिर्जा अजीज कोका को बना करके लौट जाता है कहाँ, आगरा। अब यहाँ गुजरात में कौन है, मिर्जा अजीज कोका। लेकिन अकबर जो ही आगरा पहुँचता है उसे पता चलता है कि मोहम्मद हुसैन मिर्जा जो है, क्या नाम है, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, यह जो है फिर आक्रमण कर दिया है किस पे, मिर्जा अजीज कोका पे। और वह 2 सितंबर, कब, 2 सितंबर 1573 ईस्वी को आगरा पहुंचने के साथ ही फिर क्या होता है, लौट कर चला आता है और पूरे गुजरात पे कत्ले आम मचाता है और उसे जीत लेता है। इस युद्ध को एक इतिहासकार जिसका नाम रहता है स्मिथ, यह इतिहासकार कहता है कि संसार के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास में सर्वाधिक दूरगामी युद्ध था, सर्वाधिक दूरगामी। यानी अकबर को इतना गुस्सा आया कि तुरंत लौट करके क्या किया, पूरे गुजरात में कत्ले आम मचाया और पूरे गुजरात का शासन जो है अपने बागडोर, अपने अंदर किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, फतेहपुर सिकरी नामक नगर बसाया। क्या किया, फतेहपुर सिकरी नामक नगर बसाया। दूसरा क्या किया था, यहाँ बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। और इसके बाद जो है पुत्र प्राप्ति के लिए क्या हो रहा था
कि बार बार वह कहाँ जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में। उस समय इसका राजधानी कहाँ था, पहले राजधानी बनाए हुए था पहले आगरा को। बुद्ध प्राप्ति के बाद 1571 से 85 तक यह अपनी राजधानी कहाँ लेके चला गया, फतेहपुर सीकरी राजधानी। पहले कहाँ था, आगरा। 1571 से 85 तक राजधानी किसको बनाया, फतेहपुर सीकरी को। और फिर 85 के बाद जो है फिर आगरा को ही अपनी राजधानी बना लेता है। गुजरात विजय के बाद पूरे भारत में एक व्यवस्था लागू किया, एक पद दिया जिसका नाम दिया करोड़ी। करोड़ी, यह करोड़ी क्या होता था कि सभी को, जितने भी अधिकारी होते, अपने अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपया वसूल कर देना पड़ता था। और उसकी सहायता के लिए अमील, उससे छोटा अधिकारी क्या कहा जाता था, अमील को रखा जाता था। यानी गुजरात विजय के बाद 1 करोड़ी पद और एक उसकी सहायता के लिए अमील पद। उसके बाद वित्त और राजस्व को, पूरे साम्राज्य में वित्त और राजस्व को पुनर्संगठित किया गया। ये भी याद रखेंगे कि अकबर ने अपने यहाँ करोड़ी अधिकारी को नियुक्त किया था, उसकी सहायता के लिए अमील को रखा था। वित्त राजस्व, यह क्या था कि अकबर अपने पूरे साम्राज्य में वित्त राजस्व का पुनर्संगठित किया था। पुनर्संगठित मतलब होता है सबके लिए अलग अलग नियम बनाया गया था, संगठन बनाया गया और संगठित किया गया था। इसको कौन किया था, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल इसको क्या किया था, पुनर्संगठित किया था। उसके बाद देखते हैं 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में 10 साला पद्धति लागू किया गया। 10 साला पद्धति किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। और इस 10 साला पद्धति को ही कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल बंदोबस्त, इसका एक नाम हो गया कि 10 साला पद्धति कब लागू हुआ था, 1580 में। और इसी को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त और इसी को बोला जाता है आईने 10 साला। इसमें क्या होता है कि 10 साल का जो है फसल के उपज का, 10 साल में यानी जितना फसल का उपज होता है और उसका जितना मूल्य होता है उसको निर्धारित किया जाता है। औसत निकाल कर उसका 1/3 भाग जो है राजा को भेजा जाता था। कितना, पूरे 10 साल का उपज जो है, औसत उपज का कितना मूल्य होगा वह राजा को, उसका 1/3 राजा को भेजा जाता था। इसमें अलग अलग जगहों पे जमीन को देखकर भी इसको निकाला जाता था। उसके बाद अकबर 1573 ईस्वी में सैन्य व्यवस्था, जिसमें मुख्य क्या था, घोड़ा दागने की प्रथा, ये हो गया। और 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया। इसमें मनसबदारी क्या होता है कि इसमें मनसब जो है, मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद, श्रेणी या पद। और मनसबदारी का अर्थ होता है पूरे मनसबदारी का अधिकारी।
इसमें जो है क्या किया जाता था कि सैनिकों को संगठित किया जाता है, सैनिकों को संगठित करके श्रेणी पद और अधिकारी बनाया जाता था। यह कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था जो था यह दशमलव पद्धति, किस पर यह चल रहा था? मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति। यह किस पे आधारित था? दशमलव पद्धति पर मनसबदारी व्यवस्था जो है आधारित था। अब अकबर का अगला अभियान है बिहार तथा बंगाल के विरुद्ध। कहाँ? बिहार तथा बंगाल। 1574 ईस्वी में बिहार का जो है दाऊद नाम का स्वतंत्र शासक होता है। क्या नाम रहता है उसका? दाऊद। अकबर क्या करता है? मुनीम खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मुनीम खां के नेतृत्व में एक सैन्य मंडल कहाँ भेजता है? बिहार। लेकिन दाऊद क्या करता है? 1574 ईस्वी में बिहार को छोड़ करके वो भाग जाता है कहाँ? बंगाल। और मुनीम खां जो है लौट कर फिर क्या होता है? चला आता है। उसके बाद फिर 1576 ईस्वी में, कब? 1576 ईस्वी में 12 मार्च 1576 ईस्वी को अकबर क्या करता है? टोडरमल के नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में वहाँ एक सैन्य मंडल को भेजता है। किसके नेतृत्व में? टोडरमल के नेतृत्व में हुसैन कुली खां। एक क्या रहता है सैनिक का नाम? हुसैन कुली खां। दोनों जाता है और अंत में दाऊद को पराजित करके बिहार तथा बंगाल को भी क्या करता है? मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। क्या हो गया अभियान? 74 से 76 तक अभियान हुआ। बिहार तथा बंगाल को भी अकबर क्या किया कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अगला अभियान जो होता है वह पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध यह कहाँ पड़ता है? अजमेर में। इसको ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलता है और बार बार पूछा भी जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहला देखेंगे कहाँ पड़ता है? अजमेर में। यह युद्ध जो है अप्रैल 1576। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1576 में लड़ा गया। कब? 1576। यह जगह कहाँ पड़ता है? अजमेर। उस समय जो है अजमेर का शासक रहता है महाराणा प्रताप। कौन सा? महाराणा प्रताप। और उसका जो है एक सैन्य अधिकारी जो होता है, मुख्य सेनापति जो होता है वो होता है हकीम खां। कौन रहता है यहाँ का शासक? महाराणा प्रताप। और उसका सेनापति कौन रहता है? हकीम खां। अकबर जो है किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में। किसके? मान सिंह के नेतृत्व में क्या होता है कि वहाँ युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है। ऐसे पहले भी पढ़े हैं कि यह जो है यहाँ पे कभी भी यह राजपूत, यह सब ये क्या है? महाराणा प्रताप राजपूत जो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। किसके सामने? मुगलों के सामने। वहाँ क्या होता है कि युद्ध किनके और किनके बीच में लड़ा जाएगा? अकबर के तरफ से कौन रहेगा? मान सिंह। और एक तरफ से शासक जो होता है उसका नाम होता है महाराणा प्रताप। दोनों के बीच क्या होगा? लेकिन युद्ध में देखते हैं कि बीच में महाराणा प्रताप क्या होता है? घायल हो जाने के कारण उसका जो सेनापति हकीम खां रहता है महाराणा प्रताप के जगह ले करके महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर क्या करता है? निकाल देता है। युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप जा करके एक पहाड़ पे छिप जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि यह जो हल्दी घाटी है इसका राजधानी जो रहता है वह रहता है कुंभलगढ़। याद रखेंगे, कुंभलगढ़। मान सिंह क्या करता है कि इस तरफ कुंभलगढ़ को जीत लेता है। किसको? कुंभलगढ़ और उदयपुर को जीत लेता है। कौन? मान सिंह। उसको जीतने के बाद एक तरफ देखेंगे कि महाराणा प्रताप वहां भी एक जहां भाग कर जाता है पहाड़ी में, वहां पर गोगुंडा नामक नगर। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप कौन सा नगर बसाया था? यही गोगुंडा नामक नगर क्या किया था? बसाया था और चावंड को अपनी राजधानी बना दिया। किसको? चावंड को। इस प्रकार इस युद्ध का भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। एक तरफ मान सिंह जो है अपना किसको? कुंभलगढ़ को और उदयपुर को, दोनों को क्या करता है? जीत लेता है। और बाद में देखेंगे कि 1597 ईस्वी, कब? 1597 ईस्वी में, उस समय महाराणा प्रताप का उम्र कितना होता है? लगभग 51 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह इसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। इसके बाद हम देखते हैं अकबर का एक योजना जो है, एक प्रणाली लाया था जिसका नाम था जब्ती प्रणाली। यह जब्ती प्रणाली क्या होता है? जब्ती प्रणाली होता है कि भू राजस्व यानी भूमि पर जो कर अकबर के समय में लिया जा रहा था, अगर कोई भी सामंतवाद हो या किसान हो कर नहीं देता था, उस समय भूमि जब्ती, उसका भूमि क्या किया जाता था? जब्त कर लिया जाता। उसी क्या बोला जाता है? जब्ती प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली क्या हो गया? भू राजस्व पर लगने वाला कर नहीं देने के बाद क्या होता था? यह एक क्या था? ऐसा प्रणाली था कि जितना भी भू राजस्व बांधा जाता था, अगर उसको समय पर टैक्स नहीं दिया जाता, भूमि को क्या करता था? जब्त कर लेता था। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अकबर के द्वारा एक साथ धार्मिक कार्य किया गया था कि एक धर्म का स्थापना हुआ था, उसका नाम पड़ा था दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही कब हुआ था? ये 1582 ईस्वी। दीन-ए-इलाही क्या था कि यह एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी धर्मों को संकलन कर एक अलग ही धर्म बनाया गया था, जिसका अकबर क्या नाम दिया था? दीन-ए-इलाही। इसमें क्या होता था कि सभी धर्मों के मुख्य सिद्धांत को क्या था कि सभी धर्मों के मुख्य सिद्धांत को इसमें क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म को। उसी पर अकबर जो है, अकबर के मस्तिष्क में दैवीय सिद्धांत का विकास हुआ था। क्या हुआ कि अकबर के मस्तिष्क में दैवीय सिद्धांत का विकास हुआ। वह अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसे जिल्ले इलाही कहा जाता है। इसी पर क्या लिखा था? अबुल फजल अकबर को क्या बोला? अबुल फजल बोला था अकबर को जिल-ए-इलाही, जिसका अर्थ क्या होता है? खुदा की परछाई। जिल-ए-इलाही, जिल-ए-इलाही, इसका अर्थ होता है खुदा की परछाई। ये किसके बारे में बोल रहा है? अकबर के बारे में। कौन? अबुल फजल। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये कथन किसने कहा था? तो अबुल फजल कहा था जिल-ए-इलाही, खुदा की परछाई। किसके बारे में? अकबर के बारे में। फर्ड-ए-इजदी, फर्ड-ए-इजदी
हर इज दी, इसका अर्थ होता है खुदा से निकलने वाला रोशनी। खुदा से निकलने वाला क्या? रोशनी कहा जाता है। इस प्रकार देखते हैं अबुल फजल जिल ए इलाही, खुदा की परछाई, हर इज दी, इसका अर्थ होता है खुदा से निकलने वाला रोशनी। अकबर एक सुलह एक कुल का स्थापना किया था। किसका? सुलह एक कुल। इसमें क्या होता था कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए बनाया गया था।